मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त एक बार फिर से हाजिर आप ही के अपने शो को लेकर, जिसका नाम है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मेरा नाम है बबीता। पता है फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ये शो है ना, वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज मेरी फेवरेट स्टार का हैप्पी वाला बर्थडे है। पर उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ना, मैं आपको पेरिस ले जाना चाहती हूँ। पेरिस फ्रांस की राजधानी, या यूँ कहिए रोमांस की राजधानी। पेरिस कई चीजों के लिए मशहूर है फ्रेंड्स, जैसे कि फैशन, कल्चर और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी उस बिल्डिंग के लिए जो दुनिया में 1930 तक टॉलेस्ट बिल्डिंग होने का गौरव रखती थी। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईफिल टावर की। 1889 में बने इस आईफिल टावर ने फ्रांस को एक सिंबल दिया, और आज हम जब भी फ्रांस की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं इस गगनचुंबी इमारत का जिक्र जरूर आता है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मिलकर आईफिल टावर को हैप्पी बर्थडे आप भी बोल दीजिए। आईफिल टावर के बर्थडे के बाद अब बारी है उस स्टार की बर्थडे को सेलिब्रेट करने की, जिनको देखते ही कई दिल धक 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 करने लगते हैं, तो कई लोगों का दिल तो पागल ही हो जाता है। ऐसे ही हैं वो जिनकी एक पुकार पर लाखों दिल यूं ही कुर्बान हो जाते हैं। नहीं भरोसा ना, तो आप खुद ही सुन लीजिए। दोस्तों, ये गाना सुनने के बाद आप भी 1 2 3 करने लगे होंगे ना, मुझे मालूम है, लेकिन हम 1 2 3 पर रुकने नहीं वाले हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इंडियन सिनेमा के इतिहास की वो उन जबरदस्त कलाकारों में से हैं जिनका नाम फिल्मी इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नन अदर देन माधुरी दीक्षित की। आज ही के दिन यानी कि 15 मई 1967 में पैदा हुई माधुरी दीक्षित तो शायद एक्ट्रेस नहीं, कुछ और ही बनना चाहती थी, लेकिन जब वो एक्ट्रेस बनकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंची, तो न जाने कितनी ही लड़कियों ने खुद से ही कहा होगा कि मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। लेकिन माधुरी दीक्षित का फिल्मी सफर कोई बहुत आसान और सीधा नहीं था। भाई, माधुरी जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की अबोध फिल्म से, जो कि 1984 में आई। तो माधुरी की इस पहली फिल्म से ये गाना आपके लिए हम पहले प्ले कर रहे हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। आपको कहीं नहीं जाना है, सुनते रहना इस प्रोग्राम को हमारे साथ।
बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की, और माधुरी की ये पहली फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और इस नई नवेली एक्ट्रेस को एक अदद हिट फिल्म के लिए करीब 4 साल और 8 फिल्मों का इंतजार करना पड़ा, तब कहीं जाकर इनके हाथ लगी कामयाबी। और पता है फ्रेंड्स, 1988 में आई इनकी फिल्म तेजाब, और इसी फिल्म में मोहिनी के किरदार ने माधुरी दीक्षित को उस वक्त की टॉप हीरोइंस की कतार में आगे लाकर खड़ा कर दिया, और तो और रातों रात वो बॉलीवुड की नई स्टार बन गई, एक ऐसी स्टार जिसको लेने के लिए हर डायरेक्टर बेताब था। तेजाब के लिए माधुरी दीक्षित को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ये उनका पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन था। उसके बाद माधुरी का फिल्मी सफर एक के बाद एक हिट फिल्मों के आसमान को छूने लगा, और 1989 में सुभाष घई की फिल्म राम लखन ने माधुरी को एक मंझी हुई डांसर के साथ साथ एक काबिल एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों, गौर करने वाली बात ये है कि अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी जब भी फिल्मी पर्दे पर आई ना, तो सफलता के नए पन्ने माधुरी के करियर में जुड़ते चले गए। चाहे वो फिल्म तेजाब, राम लखन, परिंदा, बेटा और पुकार, कुछ ऐसी ही फिल्में हैं जिन्हें शायद हम में से कोई नहीं भूल सकता। तो हो जाए इस कामयाब और झक्कास जोड़ी का एक परफॉर्मेंस, यानी कि एक गाना। किस्मत से तुम हमको मिले हो, कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे, फिर से बढ़ती तकदीरों को, अरमानों की जंजीरों को, जानो अपना तोड़ेंगे। दोस्तों, सिर्फ अनिल कपूर के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे एक्टर्स के साथ भी माधुरी दीक्षित ने कई ब्लॉकबस्टर्स दी। अगर हम 90 के दशक की बात करें ना और माधुरी के करियर पर नजर दौड़ाएं, तो हम देखेंगे कि 90 से 99 में जितनी भी बड़ी हिट फिल्में हिंदी सिनेमा में आई, उनमें माधुरी ने एज अ लीडिंग एक्ट्रेस काम किया। आमिर खान के साथ दिल हो या फिर संजय दत्त के साथ खलनायक। संजय दत्त और सलमान खान के साथ उन्होंने एक मूवी की जिसका नाम था साजन, और जब साजन फिल्म की बात हो ही रही है तो उसमें थे सलमान खान, और सलमान खान के साथ भी उनकी जोड़ी ना सिल्वर स्क्रीन पर खूब छाई रही। और दोस्तों, साजन और हम आपके हैं कौन, ये 2 ऐसी फिल्में थी जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तू शायर है, मैं तेरी शायरी, तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी, तुझे मिलने को दिल करता है, तुझे मिलने को दिल करता है, ओ मेरे साजना। फ्रेंड्स, हम माधुरी दीक्षित की बात कर रहे हैं और ये जो 2 फिल्में मैंने आपको पहले बताई, साजन और हम आपके हैं कौन, तो दोस्तों इन फिल्मों में ना माधुरी दीक्षित के करियर को इतना ऊंचा ग्राफ मिला कि उसे छू पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। क्रिटिक से लेकर आम फिल्म ऑडियंस, माधुरी ने हर किसी के दिल में अपनी जगह बना ली। चाहे वो राम लखन की राधा हो, खलनायक की गंगा हो या फिर देवदास की चंद्रमुखी हो, माधुरी चाहे किसी भी किरदार में पर्दे पर आई, उन्हें देखकर बस यही लगता था कि ये रोल उन्हीं के लिए बना है। कॉमेडी से लेकर सीरियस हर चीज में माहिर इस अल्टीमेट एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित का ये गाना हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं। सुनते रहिए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हमारा ये धमाकेदार एपिसोड, जो कि है आप लोगों के लिए। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है, धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है, सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता
पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दोस्तों, जिंदगी का मतलब ही है उतार चढ़ाव, और ऐसे ही कुछ उतार चढ़ाव से माधुरी को अपनी जिंदगी में रूबरू होना पड़ा। 1996 में लगातार 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लुढ़क गईं। फिर आई 1997 में यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है, और इस फिल्म ने माधुरी दीक्षित को एक बार फिर टॉप हीरोइंस की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया, और इस सुपर डुपर हिट फिल्म के लिए माधुरी को उनका 4था फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। अब तक करीब 70 फिल्मों में अपनी एक्टिंग और डांसिंग का जौहर दिखा चुकी माधुरी के बारे में अगर हम तफसील से बात करें तो शायद हमारे पास वक्त ही कम पड़ जाएगा। भाई 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुकी माधुरी उन कुछ एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं जिनका मुकाबला ना ही हो सकता है ना ही कोई कर सकता है। वो एक अकेली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें 13 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, माधुरी दीक्षित की फिल्मी सफर की दास्तान को अब हम और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, इस बात का मुझे भी दुख है और आप लोगों को भी दुख होगा, है ना। मगर माधुरी को हमारी ओर से उनके जन्मदिन पर हम जरूर शुभकामनाएं देंगे। तो हैप्पी बर्थडे माधुरी। और अब हम आगे बढ़ें इससे पहले हम आपको एक और गाना सुनवाएंगे माधुरी दीक्षित की फिल्म का। तो चलिए सुनिए ये गाना और सुनते रहिए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। मलती गुंधाए केश प्यार गुगवारे, मलती गुंधाए केश प्यार गुगवारे, मुख दामिनी सिदाम खस छाल मतवारी, छाल मतवारी, छाल मतवारी। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुन रहे हैं आप, और जैसा कि मैंने बोला था कि अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और कुछ खेलों की दुनिया पर नजर डालते हैं और वहाँ देखते हैं कि आज किसका बर्थडे है। आज किसी क्रिकेटर या फुटबॉलर का जन्मदिन तो नहीं है, लेकिन आज लॉन टेनिस में इंग्लैंड की ओर से खेलने वाले एंडी मुरे का जन्मदिन जरूर है। तो दोस्तों, एंडी मुरे को जो बात सबसे अलग करती है वो ये है कि इंग्लैंड की तरफ से ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टूर्नामेंट जीतने वाले 1977 के बाद पहले इंग्लिश खिलाड़ी बने, जब 2012 के यूएस ओपन के फाइनल्स में उन्होंने सर्बियन खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 5 सेट तक चले लंबे फाइनल के बाद हरा दिया। Okay, firstly I'd like to congratulate Roger. I was getting asked the other day after I won my semi-finals, I was like, oh, is this your best chance? You know, Roger's 30 now and he's not bad for a 30-year-old. He played a great tournament. I know he had some struggles early on with his back and showed what fight he still has left in him, so congratulations, you deserve it. I'm going to try and not look at him because I'll start crying again, but everyone that's in the corner over there that's supported me through this tournament is always tough, and they did a great job, so thank you. एंडी मुरे के नाम सिर्फ यही उपलब्धि नहीं है दोस्तों, जो दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि आप कहेंगे वो ये है कि 2012 के ओलंपिक्स खेलों में उन्होंने रोजर फेडरर को स्ट्रेट सेट्स में हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। ये पिछले 100 सालों में इंग्लैंड की ओर से ऐसा करने वाले एक लौते खिलाड़ी हैं। और दोस्तों, इसके अलावा एंडी मुरे 5 बार ग्रैंड स्लैम सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे, मगर उन्हें हार का स्वाद भी चखना पड़ा। मगर ये भी एक इंग्लिश खिलाड़ी के लिए लॉन टेनिस में एक बहुत बड़ी उपलब्धि जैसा ही है। दोस्तों, अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 में तो एंडी मुरे ने कमाल ही कर दिया था, जब वो ऐसे 7वें खिलाड़ी बने जो साल के 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे। 15 मई 1987 में जन्मे एंडी मुरे को जूनियर टेनिस के दिनों में ही उनके कोच ने उन्हें कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया था, अनबिलीवेबली कॉम्पिटिटिव। और शायद यही वजह है कि एंडी मुरे प्रोफेशनल टेनिस सर्किट में इंग्लैंड के लिए वो मकाम हासिल कर पाए जो उनसे पहले किसी इंग्लिश खिलाड़ी ने नहीं पाया था। तो दोस्तों, क्यों ना हम और आप मिलकर एंडी मुरे को उनके जन्मदिन पर विश करें। तो हैप्पी बर्थडे टू यू एंडी।
आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूँ बबीता। एक बार फिर से वेलकम है जी आप लोगों का। और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ने के साथ मैं आपको फिर से मनोरंजन की ओर वापस लेकर चलती हूँ। हम बात फिल्मों की ही करेंगे, लेकिन इस बार हिंदी फिल्मों से थोड़ा सा हटकर। जी हाँ, रीजनल सिनेमा का रुख करते हैं आज हम और बात करेंगे भोजपुरी फिल्मों की। तो कहा हो भैया, तैयार हो? हम जानते हैं कि हमारे अच्छे खासे लिसनर्स भोजपुरी फिल्मों में काफी इंटरेस्ट रखते हैं मगर क्या हमारे लिसनर्स इस बात से वाकिफ हैं कि जिस शख्सियत ने भोजपुरी फिल्मों को ये मकाम दिलाया या यूं कह लीजिए कि यहाँ तक ले आए, तो फिर लिसनर्स क्या आपको उनका नाम मालूम है? नहीं मालूम। शायद कल तक इस बात का पता मुझे भी नहीं था, लेकिन अब मुझे मालूम चल गया है दोस्तों। और जब मुझे मालूम चल गया है तो मुझे आप लोगों से ये नाम शेयर करना ही है। लोग तो शायद उनको भूल चुके हैं, लेकिन हम आपको नाजिर हुसैन के बारे में आज कुछ बातें बताएंगे और उनकी जिंदगी के सफर पर आज हम आपको ले चलेंगे। मगर उससे पहले उनसे जुड़े ये गाने हम आपको सुनवाना चाहेंगे। दोस्तों, नाजिर हुसैन को आज भी भोजपुरी फिल्मों से जुड़े लोग बहुत ही सम्मान के साथ याद करते हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि उन्होंने भोजपुरी सिनेमा को तकरीबन कुछ नहीं तो 400 फिल्में दी। और दूसरी वजह ये है कि अगर दादा साहब फाल्के को इंडियन सिनेमा का पिता कहा जाता है, तो वही नाजिर हुसैन को भोजपुरी सिनेमा में योगदान के लिए पितामह की उपाधि दी गई है। अगर राजा हरिश्चंद्र हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहला कदम था, तो दोस्तों भोजपुरी फिल्मों के इतिहास में नाजिर हुसैन की फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाईबो कुछ कम नहीं कहा जा सकता। नाजिर हुसैन ने जवानी के कुछ दिन ब्रिटिश आर्मी के साथ गुजारे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन भारत आजाद होने के बाद बिमल रॉय सुभाष चंद्र बोस पर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जिसने INA में बोस के साथ काम किया हो। बिमल रॉय की तभी मुलाकात नाजिर हुसैन से हुई। एक हैंडसम पर्सनैलिटी वाले नाजिर हुसैन की दमदार आवाज ने बिमल रॉय को और कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया और इस तरह नाजिर हुसैन 1950 में पहला आदमी रिलीज होने के साथ ही वो बिमल रॉय की फिल्मों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। दोस्तों, नाजिर हुसैन कोई हीरो नहीं थे, लेकिन कैरेक्टर रोल्स में उनकी एक अलग पहचान बनी। अपने इमोशनल सीन से उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की। यही वजह थी कि उन्हें उस वक्त की हर बड़ी फिल्म में कोई न कोई रोल करने के लिए मिल ही जाता था, चाहे वो अमर अकबर एंथनी हो या फिर चरस, ज्वेल थीफ से लेकर दिलीप कुमार की देवदास। इन सभी फिल्मों में उन्होंने रोल अदा किया। उनकी फिल्मों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि हम आपको उनके नाम ही नहीं गिना सकते, मगर इतना जरूर कहेंगे कि उनमें ज्यादातर फिल्में जबरदस्त हिट रहीं। नमस्ते करो बेटा चाचा जी को। जीती रहो जीती रहो। अरे गिरधारी, बड़े ठाकुर आए, चावा लेकर आ। हाँ ठाकुर, मैंने सुना है तुम स्विट्जरलैंड जा रहे हो। तुमने ठीक ही सुना है जसवंत। जब से आशा की माँ हमें छोड़कर चली गई है, घर हमें खाने को दौड़ता है। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। ठीक कहते हो ठाकुर, कुछ दिनों के लिए बाहर हो ही आओ। कुछ दिनों के लिए नहीं जसवंत, मैं तो तुमसे लंबी छुट्टी लेने आया हूँ। अरे क्या कह रहे हो? आशा की माँ हमेशा यही कहा करती थी, आशा को तालीम के लिए बाहर भेजेंगे। जसवंत, मैं उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। दोस्तों, अपनी जिंदगी का वो पल शायद वो कभी नहीं भूले होंगे जब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनकी मुलाकात एक फंक्शन में हुई। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नाजिर हुसैन के गांव का पता चला तो वो उनसे भोजपुरी में बात करने लगे। भोजपुरी में फिल्में बनाने का मशवरा भी नाजिर हुसैन को
राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने ही दिया था। वेल ये बात तो जानकर मुझे भी बड़ी हैरानी हुई है ना दोस्तों, और आपको भी। वेल नाजिर हुसैन ने अपनी पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाईबो की स्क्रिप्ट खुद ही लिखी, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये जबरदस्त हिट हुई और यहीं से भोजपुरी फिल्मों का सफर शुरू हुआ। उसके बाद तो नाजिर हुसैन ने कई फिल्में बनाई, जिनमें बालम परदेसिया एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। गोरकी पत्थर की रे चौड़ी पत्थर की रे मारे गुललवा जियरा उड़ी उड़ी जाए। गोरकी पत्थर की रे मारे गुललवा जियरा उड़ी उड़ी जाए। सैया समरकारी हो हे हो सैया समरकारी तोड़ी नजरिया जिया में गड़ी गड़ी जाए। सैया समरकारी तोड़ी नजरिया जिया में गड़ी गड़ी जाए। आज नाजिर हुसैन के जन्मदिन पर हम अपनी शो और टीम की ओर से उन्हें ढेरों बधाइयां देते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिनका हिंदी सिनेमा से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सिनेमा और थिएटर से उनका लेना देना बचपन से ही था। एक ऐसी शख्सियत जिनको शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे, भानुमति देवी, जिन्होंने 7 साल की उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी और दोस्तों जल्दी ही स्टेज और थिएटर में अपने लिए एक जगह बना ली थी। 15 मई 1934 को बर्मा में जन्मी भानुमति देवी दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनी फैमिली के साथ भारत आईं और फिर 1942 से उन्होंने थिएटर और उड़िया फिल्मों में एक एक्टिव रोल प्ले किया। उनके कुछ बहुत पॉपुलर वर्क्स में से लखया हीरा और नपाहु रति नमरूपति में निभाए गए रोल्स हैं। फिल्मों के पर्दे पर वो पहली बार 1954 में उड़िया फिल्म अमारी गान झिया में नजर आई। उस समय उनकी उम्र यही कोई 19 साल की रही होगी दोस्तों। उसके बाद वो उड़िया फिल्मों में बहुत लंबे समय तक रही, लेकिन उनका लगाव थिएटर से कभी भी कम नहीं हुआ और इसीलिए शायद वो 40 साल तक कटक के अनुपमा थिएटर से जुड़ी रही। उनके इसी योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें 1985 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया और 2005 में उड़िया फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें जयदेव अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। भानुमति देवी का 4 जनवरी 2013 को निधन हो गया। आज उनके जन्मदिन पर हम अपनी टीम की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड, लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा और आज के इस एपिसोड में आप लोगों के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड के लिए आप बिल्कुल कल तैयार रहिएगा। बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,